हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग टॉक्स। तो जैसे कि हमने की बात किया था कि हम हमारे नए वीडियो में कुछ डेफिनेशंस लेके आएंगे, तो जल्दी ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि इसके पहले आपने हमारे पूरे वीडियोस जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की थी हमारे पिछले सेशन में भी, वीडियोस में भी, कि हम डेफिनेशंस लेके आएंगे और 2 पार्ट में लेके आएंगे। तो आज हम जो है पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में स्टील, डेंसिटी, मास, वेट और फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद में जब हम हमारा सेकंड पार्ट लेके आएंगे तो उसमें विस्कोसिटी, प्रेशर, फ्लो, स्पीड और पाइथागोरस थ्योरम, ये इतनी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई एक नई टर्म्स अगर आपको समझ में आती है जिसके बारे में कि आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उसका एक नया वीडियो फिर से ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्टील। तो स्टील क्या होता है? तो स्टील में आपको बता दूं दोस्तों कि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, और वी कैन से स्टील इज कंपोज्ड विद आयरन विद सम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट। सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टील जो है वो एक अलॉयज होता है। अलॉयज मतलब वहाँ पर 2 चीजें होती है, और जिसके साथ में कि कुछ मात्रा में कार्बन परसेंटेज भी जरूर होता है। दिस कार्बन विल बी लेस देन 2%, 2%। इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो शायद वो कास्ट आयरन में हो जाएगा, या उसका कोई एक नया अलग स्वरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और लिखी हुई कि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड अदर एलिमेंट्स। जैसे कि अभी बताया कि उसमें 2 अलग अलग चीजें होती है। अलॉय होता है, अलॉय मतलब 2 अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ इस्पात। तो स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड अदर एलिमेंट्स। सम एलिमेंट्स आर इंटेंशनली एडेड टू आयरन फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। मतलब यह हुआ कि कुछ एलिमेंट्स जो है आयरन के साथ में इंटेंशनली डाले जाते हैं, या कहना चाहिए कि जानबूझ के डाले जाते हैं। उसका मिलाने का कारण ये होता है क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज चाहिए रहती है मेटल की, जिसके कारण में हमको एलिमेंट्स मिलाना होते हैं। अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इंसिडेंटली, मतलब कि पहले से ही उसमें कुछ होते हैं, एंड कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड, और आखिरी तक हम उसको आसानी से रिमूव नहीं कर पाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जिसको कि हम लास्ट तक रिमूव नहीं कर पाते हैं, सच एलिमेंट्स आर रेफर्ड टू एज ट्रेस और रेसिडुअल एलिमेंट्स। उसको हम लोग ट्रेस या फिर रेसिडुअल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये ट्रेस और रेसिडुअल्स मतलब कि आखिरी में बिल्कुल ही कम मात्रा में ही सही, लेकिन आखिरी में अंत तक पूरी प्रोसेस खत्म होने तक उस मेटल में वो पार्टिकल्स या बोलना चाहिए कि एलिमेंट्स जो है उसके अंदर में रह जाते हैं। तो ये हो गया स्टील। तो यहाँ पर अलॉय की भी हमने बात की थी कि स्टील इज एन अलॉय। तो अलॉय क्या है? तो स्टील इज अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, नीचे मैंने लिखा है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। मतलब ब्रास किससे मिलकर बना हुआ है? कॉपर और जिंक से। तो ब्रास जो है यहाँ पर एक अलॉय हो गया। इन हिंदी इट इज नोन एज इस्पात। स्टील को हिंदी में हम लोग इस्पात बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डेंसिटी है हमारा अगला डेफिनेशन। तो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सिंबल यूज्ड फॉर डेंसिटी इज रो। ये जो आप एक सिंबल देख रहे हैं इसे हम रो बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि 1 क्यूबिक वॉल्यूम अगर किसी का है, 1 मीटर क्यूब, ऐसा अगर कोई वॉल्यूम है किसी सब्सटेंस का, तो उसका मास कितना है, तो उस मास पर यूनिट वॉल्यूम का हम लोग यहाँ पर बोलेंगे डेंसिटी। मतलब इसको अगर आप फॉर्मूले से समझने जाओगे तो मैथमेटिकली डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंपल भाषा में मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम। अगर किसी सब्सटेंस का हमको मास पता है, उसका वॉल्यूम अगर हमको पता है कितना है, तो हम डेंसिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी दिखा रहा है, एम मास है, और वी जो है वो वॉल्यूम है। डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से कहने का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग इन अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस नॉट इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी, रेदर इट इंक्रीजेज इट्स मास। मतलब कि कोई सा अगर पदार्थ है आपके पास में, कोई सा सब्सटेंस है आपके पास में, अगर वो वॉल्यूम में अगर बढ़ रहा है तो उससे उसका मास बढ़ता है,
लेकिन उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ती है। मतलब आप 1 किलो लोहा लो या 2 किलो लोहा लो या 10 किलो लोहा लो, इससे उसका वॉल्यूम जरूर बढ़ जाएगा। पिघला हुआ लोहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर पिघला हुआ लोहा नहीं है, अगर वो जमा हुआ है, ये मान लीजिए कि अगर बिलेटी है अगर है, तो उससे उसका एरिया बढ़ेगा और लेकिन उसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी। तो यही यहाँ पे मैं आपको बता रहा था। और डेंसिटी ऑफ कोल्ड बिलेटीज यहाँ पे 750 kg पर क्यूबिक मीटर, ये हमने हमारे पिछले कई सारे वीडियोस में भी यूज़ की हुई है डेंसिटी। जबकि अगर आप फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज 1। डेंसिटी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ की या किसी मेटल की किसी दूसरे मेटल के ऊपर तैरने की क्षमता को भी हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। उससे उसकी तैरने की क्षमता का पता चलता है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया डेंसिटी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताइएगा, इसको और अच्छे तरीके से समझाने की हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है मास। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आया था डेंसिटी, तो उसमें मास आया। तो मास क्या होता है? तो मास इज अमाउंट ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट। किसी भी जैसे कोई पदार्थ है तो उसको बनाने के लिए कितना आपके पास में, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कितना आपको मैटर यूज किया आपने, उसको बोलेंगे उसका मास। जैसे कि एक लोहे का टुकड़ा है, तो उस लोहे को टुकड़े को बनाने के लिए जितना भी आपने पदार्थ यूज किया है, पिघला हुआ लोहा यूज किया है, उससे उसके मास का पता चलता है। इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड किलोग्राम। जैसे कि किलो में हम देखते हैं, जैसे 1 किलो लोहा, तो वो उसका 1 किलो जो है वो मास है, विच कैन बी एब्रेविएटेड केजी, जिसको कि हम केजी में बताते हैं। ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट मास इज डिफरेंट फ्रॉम वेट। यहाँ पे आपको एक चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मास जो होता है वो वेट से अलग होता है। हालांकि आप ये बोलोगे कि वेट की यूनिट भी केजी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेट जो है वो मास से अलग होता है। मास मतलब उसका खुद का वेट होता है, ऑलवेज स्टे सेम, वाइल वेट चेंजेस विद द चेंजेस इन ग्रेविटी। जबकि वेट जो है वो ग्रेविटी के साथ में बदल जाता है। अगर उदाहरण के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे 1 किलो लोहा है, तो 1 किलो लोहा को आप किसी भी कहीं पे भी लेके जाइएगा, जीरो ग्रेविटी में भी लेके जाएंगे उसको, तो उसका मास हमेशा 1 किलो ही रहेगा। लेकिन जब हम वेट की बात करेंगे तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। अब आप ये बोलेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मास को? तो मास के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है मास m इक्वल टू वेट w डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी 1 है तो मास और वेट दोनों बराबर रहेंगे। एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि कैलकुलेट द मास इफ द वेट ऑफ ए बॉडी इज 80 न्यूटन। तो उसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा? तो वेट ऑफ द बॉडी कितना दिया है? 80 न्यूटन दिया हुआ है। द मास ऑफ द बॉडी इज एक्सप्रेस्ड बाय m इक्वल टू w डिवाइडेड बाय g। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूले में देखा वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, तो हमने W की जगह पे मास निकालने के लिए W की जगह पे 80 रख दिया, G की जगह पे 9.8 रख दिया, तो सीधा सीधा हमको 8.163 मिला। इसका मतलब मास हमारा कितना हो गया? 8.163। जबकि उस बॉडी का वेट कितना था? 80। किस ग्रेविटी पे? 9.8 ग्रेविटी पे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि मास और वेट दोनों अलग होते हैं। तो और अगर आप इसको एक बार दो बार फिर से देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर ये हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है वेट। अब वेट क्या होता है? तो इन साइंस एंड इंजीनियरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो फोर्स लग रहा है उसकी ग्रेविटी के कारण में, उसको उसका वेट बोलेंगे। मतलब जैसे कि आप एक एप्पल को या फिर एक पत्थर को हवा में छोड़ते हैं, तो उसका खुद का वजन मतलब मास प्लस उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में जिस ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर जितना लग रहा है उसके कारण भी उसको जो पूरा भार बन रहा है वो कितना हुआ, उसके हम वेट बोलेंगे। मास मतलब भार हो गया यहाँ पे, और वेट मतलब उसका वजन। सो दिस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्मूला W इक्वल टू mg। यही फॉर्मूला हमने देखा था, मास वाला ही फॉर्मूला है। वेट अपॉन यहाँ पे हमने डिवाइड किया था उसको ग्रेविटी से, यहाँ पे हमको ग्रेविटी मल्टीप्लिकेशन में आ गया है मास के, तो यहाँ पे हम वेट निकाल सकते हैं इजीली। द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ गिव्स एन ऑब्जेक्ट एट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ अबाउट 9.8। पृथ्वी की तरफ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है
पृथ्वी की तरफ में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसा होता है। मतलब ग्रेविटी जो है वो हमेशा पृथ्वी के ऊपर में 9.8 कंसिडर की जाती है। और ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, और इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन जो है वो इसकी यूनिट है। अब भाई भी वेट इन केजी, तो मतलब हम जब वेट की बात करते हैं वो केजी में क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी वेट होते हैं वो ऑलरेडी कन्वर्ट किए हुए होते हैं ग्रेविटी को कंसीडर करते हुए, इसलिए हम उसको केजी में नापते या बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ए 10 kg मास। अगर कोई पदार्थ है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है या वजन जो है 10 किलो है, तो उसका मास जो है वो 10 किलो है, तो उसका वेट कितना होगा। तो वेट वेरीज विद लोकेशन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अलग अलग ग्रेविटी के ऊपर में अलग अलग वेट हो सकता है। हमने यहाँ पे जो ग्रेविटी है 9.8 कंसिडर की हुई है, ठीक है। तो मास इसका 10 kg है, तो अब फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देंगे, तो W इक्वल टू mg इक्वल टू 10 इंटू 9.8 इक्वल टू 98 न्यूटन, ये उसका टोटल वेट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। के बाद में फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल that changes or tends to change the state of rest or uniform motion of an object or changes the direction of shape of an object। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो कोई भी एक पदार्थ है या ऑब्जेक्ट है जो अपनी जगह पे है, उसको अगर हम एक्सटर्नली पुश करके या पुल करके अपनी तरफ खींच रहे हैं या फिर उसको सामने की तरफ धक्का दे रहे हैं जिससे कि उसकी दिशा या उसकी स्थिति में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फोर्स। इसकी भी ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन है। अब द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं, इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उसको हम फोर्स की दिशा बोलते हैं, मतलब जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं। एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलेंगे। मतलब जिस पॉइंट पे हमको काम चाहिए, जिस पॉइंट पे हमको एक्चुअली फोर्स काउंट करना है, तो जहां पर वो जिस पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है उसको एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलेंगे। इसको निकालने के लिए F इक्वल टू एम ए, तो F इक्वल टू एम ए से आप मैंने इसका एग्जांपल नहीं लिया है, सॉरी, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर कंसिडर करूंगा। तो चलिए फटाफट अब हाईलाइट देख लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। तो स्टील देखा, तो स्टील इज एन अलॉय विद सम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट। मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर है तो उसे डेंसिटी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट, उसको हम मास बोलेंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पे। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम वेट बोलेंगे। वेट निकालने के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है। और लास्ट में है फोर्स। फोर्स इज पुल और पुश, मतलब हम किसी चीज़ को या किसी पदार्थ को या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचें या सामने की तरफ धक्का दे जिससे कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन आए, उसे फोर्स कहेंगे। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए अगली डेफिनेशन जब हम लेके आएंगे उसमें हम एक्सेलरेशन की भी एक डेफिनेशन ले लेंगे, तो जिससे कि आपको एक्सेलरेशन निकालने आसान हो जाएगा। फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये डेफिनेशंस वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी लगे या आपको और अगर कुछ अलग वे में कुछ समझना हो या और क्लियर तरीके से अगर आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेशंस का ज़रूर लेके आएंगे, जल्द ही लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको अगर कोई नई डेफिनेशन जानना है या और अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।